प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के पहले पेपर प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश का नाश कर एक नवीन बड़े साम्राज्य की स्थापना की जिसे मौर्य साम्राज्य कहा जाता है, और उसके साथ ही मौर्य वंश की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी गई जिसको उसके पुत्र और पौत्र के द्वारा बढ़ाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपने प्रसिद्धि के चरम सीमा पर पहुंचाया। अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं हुए। मौर्य शासन तकरीबन चंद्रगुप्त के साथ प्रारंभ हुआ, 500 वर्ष तक चला, लेकिन उसके बाद अशोक की मृत्यु के बाद में धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का विघटन होना प्रारंभ हो गया और अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई और उसने शुंग वंश की नींव रख दी, और इस प्रकार एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य का पतन हो गया। जहाँ तक हम मौर्य साम्राज्य के बारे में देखते हैं तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में इतना बड़ा भारत का साम्राज्य कभी भी स्थापित नहीं हुआ जितना मौर्य साम्राज्य के समय में हुआ था। सिर्फ थोड़ा सा भारतीय भूभाग था जो कि मौर्य साम्राज्य के अधीनस्थ नहीं था, लेकिन अशोक के समय में बृहत्तर भारत का भी निर्माण हुआ था। लेकिन इस शक्तिशाली विशाल साम्राज्य का भी पतन हुआ, तो उस पतन के क्या कारण हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अशोक के अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। अशोक ने जितने बड़े साम्राज्य की स्थापना की, उसके पश्चात अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो उतने योग्य नहीं रहे जितने कि अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसलिए अशोक के निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी इस विशाल साम्राज्य को संचालित करने में सक्षम नहीं रहे, जिसकी वजह से उसके अधीनस्थ जो सामंत थे, वे राज्य जो कि अधीनस्थ राज्य के रूप में थे, वे अब धीरे धीरे विद्रोह कर स्वतंत्र होने लगे, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का विघटन और पतन प्रारंभ हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण। जब शक्ति केंद्र में स्थित होती है तब साम्राज्य तभी सफलतापूर्वक चल सकता है जब शासक मजबूत हो, शक्तिशाली हो। यदि शासक या केंद्रीय शक्ति मजबूत नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, तो अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण शीघ्रता से शासन का विघटन प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण साम्राज्य का पतन हो जाता है। अगला कारण है प्रांतीय शासकों के अत्याचार। अशोक के शासनकाल में ही और चंद्रगुप्त के शासनकाल में राज्यों को 3 स्तर पर बनाया गया: अधीनस्थ राज्य, मित्र राज्य और कर चुकाने वाले राज्य। जैसे जैसे केंद्रीय शक्ति कमजोर होती चली गई, वैसे वैसे प्रांतीय शासक स्वतंत्र व्यवहार करने लगे और उनके जो अत्याचार थे, उन अत्याचारों से प्रजा परेशान रहने लगी और उन्होंने शासकों के खिलाफ उनमें असंतोष व्याप्त हुआ, जिसका फायदा उठाते हुए पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का पतन कर दिया। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए एक और महत्वपूर्ण कारण था करों की अधिकता।
हम अपने पूर्व में इस बारे में जब हमने मौर्य प्रशासन की बात की थी तब भी हमने ये बात कही थी कि मौर्य काल में कर सर्वाधिक थे। हर क्षेत्र में हर वस्तु पर कर लगाए जाते थे और कर की मात्रा भी अधिक थी, लेकिन उन करों को प्रारंभिक समय में लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए खर्च किया जाता था, जिसकी वजह से प्रजा को वे अधिक कर भी बुरे नहीं लगते थे। स्वयं चाणक्य ने यह कहा था कि प्रजा से कर ठीक उसी तरह से वसूल करना चाहिए जिस प्रकार से एक मधुमक्खी पुष्प से उसका पराग लेती है, कि पराग तो ले लेती है लेकिन पुष्प की खुशबू, पुष्प के गुणों और पुष्प के रूप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अशोक के परवर्ती शासकों के द्वारा इस चीज़ को ध्यान में नहीं दिया गया, जिसकी वजह से करों की अधिकता के कारण आर्थिक व्यवस्था में संकट दिखाई देने लगा, संकट पैदा होने लगा, प्रजा में असंतोष व्याप्त हो गया। अशोक की धम्म नीति या अशोक की धार्मिक नीति को भी हम ये कह सकते हैं कि मौर्य वंश के पतन का एक कारण माना जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उसने बौद्ध धर्म को राजधर्म भी घोषित कर दिया, जिसकी वजह से जो ब्राह्मण थे वे सब अपने आप में असंतुष्ट हो गए और उन्हें लगने लगा कि ब्राह्मणों को एक तरह से साइड में कर दिया गया है, ब्राह्मणों को दोयम दर्जे का मान लिया गया है। तो जब ब्राह्मणों को मौका मिला तो पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक ब्राह्मण ही था, उसने बृहदत्त की हत्या कर ब्राह्मण वंश की, एक ब्राह्मण साम्राज्य की, शुंग वंश की नींव को स्थापित कर दिया। अधिकांश इतिहासकार अशोक की नीतियों को भी साम्राज्य के पतन का कारण मानते हैं। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद में युद्ध नीति का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म अपनाते हुए उसने धम्म विजय नीति को अनुसरित करना प्रारंभ किया, जिसकी वजह से उसने अहिंसक और शांति प्रिय शासन को स्थापित करने के लिए सेना को एक तरीके से कमज़ोर कर दिया। अशोक स्वयं क्योंकि शक्तिशाली शासक था, इसलिए उसके समय में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई, किंतु उसके परवर्ती शासकों के पास में क्योंकि एक अच्छी सेना नहीं थी, एक सुगठित सेना नहीं थी, विशाल सेना नहीं थी, शक्तिशाली सेना नहीं थी, इसलिए उनके द्वारा उस समय होने वाले विद्रोहों का दमन करने की उनके पास में शक्ति नहीं थी, जिसकी वजह से भी अशोक के तत्पश्चात शीघ्र ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण यह भी है कि केंद्रीय शासन अधिकारी तंत्र अव्यवस्थित था और अप्रशिक्षित था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसी अधिकारी तंत्र और प्रशासन तंत्र के द्वारा शासन को सुचारू रूप से संचालित किया गया, लेकिन धीरे धीरे केंद्रीय शासन अधिकारी थे वे भ्रष्ट होने लगे, प्रशासन में अव्यवस्था फैलने लगी, ये अप्रशिक्षित थे, जिसकी वजह से गलत नीतियां अपना रहे थे और उनकी वजह से मौर्य वंश का पतन हुआ। इस तरह से हम ये देखते हैं कि शासन के अति विकेंद्रीकरण के कारण और अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 84,000 स्तूप बनवाए, बौद्ध विहार बनवाए, चैत्य बनवाए, उसमें इतना खर्चा किया कि राजकोष तकरीबन रिक्त हो गया और इन स्तूपों, चैत्यों और विहारों की देखभाल के लिए भी खर्च किया जाता था, जिसका बोझ सामान्य जनता पर पड़ रहा था, जिसकी वजह से भी राज्य की जो नींव थी वो कमज़ोर हो गई। अशोक की जो धम्म की नीति थी, अशोक की अहिंसक नीति ने भी मौर्य साम्राज्य को खंडित किया और उनके पास में कोई ऐसे, उसके जो परवर्ती जो शासक थे उनके पास कोई ऐसा उपाय नहीं थे कि वे साम्राज्य को खंडित होने से रोक सके। इस तरीके से
मौर्य साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें हम कमज़ोर उत्तराधिकारी, साम्राज्य की विशालता, प्रांतों की स्वतंत्रता, विदेशी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह इन मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार कारण माने जाते हैं।